नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी एजी का 2018 का पेपर। इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्टिव आपका जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है और दूसरा पोर्शन है वो आता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर द प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस दिया H2O लिक्विड को 1 बार और 373 केल्विन के टेम्परेचर पर, एक बार प्रेशर 373 केल्विन पे चेंज हो जा रहा है। H2O गैस 1 बार और 373 केल्विन टेम्परेचर पर। द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज, करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, वो कह रहा है लिक्विड स्टेट में आपका वाटर था, वो आपका गैसीय स्टेट में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी मोबिलिटी है वो इंक्रीज कर जा रही है। मोबिलिटी इंक्रीज कर जा रही है। जब मोबिलिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ? मोबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि एक तरह से रैंडमनेस उसकी इंक्रीज कर जा रही है। रैंडमनेस इंक्रीज कर जा रही है, और हम जानते हैं रैंडमनेस अगर इंक्रीज करती है तो डेल्टा एस का जो वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एस यानी डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी तो पॉजिटिव हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो पॉजिटिव दो केस में है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी है, दोनों में डेल्टा एस पॉजिटिव दे रखा है। अब बात आती है डेल्टा जी की। डेल्टा जी क्या होगा? दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ इक्विलिब्रियम का सिंबल बना हुआ है, यानी कि ये दोनों स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। और इक्विलिब्रियम के स्टेट में हम जानते हैं कि जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर ये SB2 S3 गिवन है। तो और ये आपका 1 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है मोल पर लीटर। तो यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ Sb2 S3 इन वाटर इज 1 × 10⁻5 मोल पर लीटर एट 298 केल्विन। व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की गई है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। दोस्तों करेंगे क्या, हम Sb2 S3 को हम पानी में डाल देंगे। जैसे हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा Sb3 प्लस ये 2 प्लस 3S2 माइनस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएंगी पानी में डालने के बाद। मान लीजिए ये इसका अमाउंट S था, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2S और इसकी रिस्पेक्टिव सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3S। अब KSP कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2S, इसका कंसेंट्रेशन का यहाँ पावर 2 इंटू 3S, इसका कंसेंट्रेशन का पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 27 S⁵, यानी कि 108 S⁵। तो 108 S मतलब सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻⁵ क्या हो जाएगा, 10⁻25। तो सॉल्युबिलिटी आपकी इतनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए, हमने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद इक्वेशन देखी। अगर इसका सॉल्युबिलिटी, इनिशियल सॉल्युबिलिटी तो 1 और 0 होगी, इसमें से S टूटेगा तो बनेगा कितना, 2S, ये 3S, और उसके बाद KSP निकालेंगे तो ये 2S का होल स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब। फिर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रोड्यूस एन अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हाइल डिसॉल्विंग इन वाटर? इसमें आपको बताना है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अल्कलाइन सॉल्यूशन का यहाँ मतलब ये हुआ कि जब आप इसको पानी में डाल रहे हो तो अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम जानते हैं कि जो मेटल होते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बेस फॉर्म कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। लेकिन एक चीज और, साथ में आपका एसिड भी बनेगा क्योंकि सॉल्ट है यहाँ पर। तो एसिड अगर बनेगा तो एसिड कैसे होना चाहिए, एसिड आपका वीक एसिड होना चाहिए, वीक प्लस साथ में वीक एसिड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए सॉल्ट्स है, इनको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और आपका वीक एसिड का फॉर्मेशन हो। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ना बने?
क्योंकि अगर बेस आपका स्ट्रांग होगा तो आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, स्ट्रांग अगर एसिड फॉर्म करेगा तो आपका सॉल्यूशन जो है एसिडिक होगा। अगर दोनों वीक होंगे तो आपका जो है कुछ भी नहीं फॉर्म होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। अगर दोनों स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कंडीशन, स्ट्रांग बेस का फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ वीक एसिड का फॉर्मेशन हो, तो आप कहेंगे कि वहां पर वो सॉल्यूशन जो फॉर्म कर रहा है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर आप सबको पानी में डिसॉल्व करके देखिए, यहाँ पर होगा NH4OH बनेगा प्लस HCl बनेगा फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में आपका NaOH बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा, पानी में डाल के देख रहा हूँ सबको। तीसरे वाले में NaOH बनेगा प्लस H2CO3 बनेगा, चौथे वाले में NaOH बनेगा प्लस HNO3 बनेगा। ध्यान से देखिए, पहले वाले में HCl, दूसरे वाले में H2SO4, तीसरे वाले में H2CO3 और चौथे वाले में HNO3। हम जानते हैं कि HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और फॉर्मेशन आपका वीक एसिड का होना चाहिए। तो वीक एसिड आपका थर्ड नंबर के केस में बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड that highest osmotic pressure will be exhibited by 0.1 molar aqueous solution। यह aqueous solution है ऑफ। तो यहां पर आपको बताना कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन इतना है, किसका ज्यादा होगा इन चारों ऑप्शन में से। दोस्तों होता क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू होता है ICRT। हम जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी। आई यहां पर आपका वेंट हॉफ फैक्टर होता है, वेंट हॉफ फैक्टर होगा क्या, यहां कंसेंट्रेशन आपको कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आपको गिवन है वो भी कांस्टेंट है, और आर का वैल्यू भी जानते हैं कांस्टेंट है, यानी कि तीनों टर्म जो है कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली वो डिपेंड करेगी कि आई की वैल्यू के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर ऑफ आयंस क्यों, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर लिख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ आयंस जिसमें ज्यादा फॉर्म हो रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरिया को अगर आप पानी में डालेंगे तो यहां पर आपका नंबर ऑफ आयंस फॉर्म नहीं करता है, ग्लूकोज भी नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस फॉर्म नहीं करता है, यानी कि डिसोसिएट नहीं होता है। KCl को डालेंगे तो 2 आयंस का फॉर्मेशन होगा, KCl के केस में 2 आयंस बनेंगे। Cl2 को डालेंगे तो 3 आयन बनेंगे, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 बनेंगे। तो 3 नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaCl, KBr एंड KCl आर 126 है, ये 126, 152 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। तो आपको मोलर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaBr की। दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है खेरलॉश लॉ पर, खेरलॉश लॉ पर, उसको आप जैसे भी स्पेल करें, खेरलॉश लॉ पर बेस्ड है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी कंपाउंड की वो सम हो जाती है उसके आयंस की कंडक्टिविटी के। तो यहां पर आप करेंगे क्या कि NaCl में की आपको निकालना कितना है NaBr की। NaBr का फॉर्मेशन कैसे हुआ, NaCl को अगर आप KBr से जोड़ देंगे और फिर माइनस कर देंगे KCl में, तो Cl का कंसंट्रेशन यहाँ माइनस हो जाएगा, K का कंसंट्रेशन माइनस हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपको मोलर कंडक्टिविटीज घटानी होगी, NaCl और KBr की जोड़ के KCl में से घटानी होगी। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 126 152 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 278, 278 में 150 माइनस कर देंगे, 278 में आप 150 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 128। तो 128 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है दोस्तों। तो गोल्ड नंबर और कोलाइड के बीच में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बताता हूं कि हाइयर द गोल्ड नंबर, हाइयर द गोल्ड नंबर लेस प्रोटेक्टिव कोलाइड, लेस प्रोटेक्टिव कोलाइड, मतलब जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा वो उतना लीस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख लीजिए किसका, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा होगा, जिसका गोल्ड नंबर आपका कम होगा।
गोल्ड नंबर कम होगा बेस्ट होगा, प्रोडक्टिव क्लोराइड बनाएगा, गोल्ड नंबर ज्यादा होगा लेस प्रोडक्टिव क्लोराइड बनाएगा। तो सबसे यहाँ पर बेस्ट की बात की गई है, तो आपको गोल्ड नंबर कम वाला ऑप्शन टेक करना होगा। तो ये 25 है, 0.15, 0.08, 0.005, तो सबसे कम आपका जेलेटिन का है, इसका मतलब ये आपका बेस्ट प्रोटेक्टिव क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आपको बताना कि कौन सा यूज किया जाता है आइसोटोप ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन इसमें कोई थ्योरी आपको लगाने नहीं है। इसमें P32 जो आइसोटोप होता है, ये जनरल अवेयरनेस टाइप क्वेश्चन है, P32 जो आइसोटोप होता है उसका इस्तेमाल ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द enthalpies delta H of formation of Al2O3 and Cr2O3 आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली डेल्टा H फॉर रिएक्शन आपको निकालना है। दोस्तों फॉर्मेशन की बात की गई है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन से थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा। यहां मैं नीचे इक्वेशन लिखता हूं, यहां पर आपका 2Al का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपका हो जाएगा Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, इसको आप 3/2 ऐसे कर लोगे। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इसका फॉर्मेशन आपको दे रखा है -1596 किलो जूल। अब क्रोमियम का फॉर्मेशन करेंगे तो फिर उसी तरीके से हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्म करेगा Cr2O3, इसका जो डेल्टा H दे रखा है वो आपको गिवन है -1134 किलो जूल। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको जो इक्वेशन बनानी है उस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 2Al के साथ एडिशन हो रहा है Cr2O3 का। 2Al यहाँ पर है, Cr2O3 यहाँ पर है। अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें और रिवर्स करके एडिशन कर दें तो यहाँ पर आपका 2Al प्लस Cr2O3 बनेगा, साथ ही साथ आपका यहाँ 3O2 रह जाएगा। और इस साइड क्या बनेगा आपका, इस साइड आपका बन जाएगा Al2O3 प्लस 2Cr प्लस 3/2O2। 3/2O2 से 3/O2 कट जाएगा और ये वही इक्वेशन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है। मतलब इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे हुई, इसको रिवर्स करके ऐड करने पे दोस्तों होता क्या है, जब आप इसको रिवर्स करते हो तो डेल्टा H का जो वैल्यू है वो तो सेम रहता है, बस खाली साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन आपका प्लस में हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करके वो थर्ड रिएक्शन फॉर्म करना है, तो यानी कि डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, तो यहां पर आप ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 264 462, ये माइनस साइन के साथ। मतलब जो रिएक्शन आपको गिवन है उसका जो है फॉर्मेशन की एंथैल्पी अगर पूछी जाएगी तो हो जाएगी -462 किलो जूल। तो -462 किलो जूल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज, मोलिकुलर वेट 180 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी आपको कैलकुलेट करने को है दोस्तों। तो मोलालिटी का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट आपको 18 है, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। पर केजी की बात करिए, 500 ग्राम आपको वाटर गिवन है, यानी कि 500 को केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000। यहां पर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये पे 1/5, यानी कि 0.2 m। स्मॉल m मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0.2 m आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 0.2 m कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। रेडियस का आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है। तो यहां पर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहले आयनिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप 2 ध्यान से देखिए और ऑप्शन नंबर 4 देखिए। 4 का जो ऑर्डर है वो आपका गलत है, करेक्ट ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द नेगेटिव चार्ज हाइयर द रेडियस।
हायर रेडियाई। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो यहां पर होगा क्या कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसी स्पीसीज के ऊपर रहेगा वो उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप देखेंगे N3 पहले रखा गया, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद O2 माइनस, ये भी सही है, और F माइनस। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आपका सेकंड वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इफ ए मॉलिक्यूल XY3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय X आर, एटॉमिक नंबर इज लेस देन 21। कंडीशन आपको दे रखी है एटॉमिक नंबर इज लेस देन 21, और आपको कंफिगरेशन इस टाइप की है XY3 की, और जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों होगा क्या कि जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब ये होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ही डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। अब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए वो आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में होगा, यानी कि एक्स आपका बीच में होगा और यहां पर आपके तीनों साइड बॉन्ड बना के वाई होगा। डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तीनों साइड, ये यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट की तरफ, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लगा रहा है, ये आपका इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये ऊपर लगा रहा है, तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो रहा है। प्लेनर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ये आप जानते हैं ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 है। अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक वन इज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन से दोस्तों। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बताने से पहले पैरामैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि नंबर ऑफ, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्पीसीज में, तो वो आपका पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका वो डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा। यहां पर होगा क्या कि O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैसे ये O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। यहां के लिए भी खाली इतना जान लीजिए कि इन स्पीसीज में से ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। तो हेलोजन का जो ऑर्डर होता है वो होता है FCl, Br और आयोडीन, ऐसे बनता है। तो हम जानते हैं ग्रुप में अगर ये ऐसे रखें तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, FCl, Br और I, ये होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दोस्तों। मगर होता क्या है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन केस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और एक्सेप्शन केस में यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है ये फ्लोरीन के आगे आ जाता है और ये आपका इस तरह का ऑर्डर फॉर्म करता है, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा होता है और बाकी ऑर्डर सेम करता है। तो होता क्या है, यहाँ पर ये ऑर्डर आपका सही हो जाएगा। तो ऑर्डर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बॉन्ड ऑर्डर इन O2 एंड O2 प्लस आर रिस्पेक्टिवली। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी है, तो यहां पर मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं। 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका होगा 3। अब होगा क्या, आगे बढ़ेगा तो आप 0.5 घटाते चले जाइए। 15 में 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1, 19 में 0.5। सिमिलरली ऊपर भी जाएगा तो 0.5 आप 3 में से घटाते रहिए, यानी कि 2.5, 12 में 2, 11 में 1.5 एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं। O2 में, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 16 के लिए 2 हो जाएगा। और O2 प्लस में, O2 प्लस मतलब 15, 15 के लिए क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2,2.5 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2,2.5 वाला ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स।
ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो होता क्या है इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता देता हूं। एस एस जब आपका कोलाइड करता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपका जो है सेम अगर जो है टेंडेंसी के ऑर्बिटल्स कोलाइड करते हैं, यानी कि पीएक्स अगर पीएक्स के साथ कोलाइड करेगा, पीवाई अगर पीवाई के साथ कोलाइड करेगा, पीजेड पीजेड के साथ करेगा, तब आपका फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। ऑप्शन नंबर 3 में इनकरेक्ट, क्योंकि आपको ढूंढना है, तो यहां पर कह रहा था पीएक्स पीवाई के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3 करेक्ट हो जाएगा। होगा क्या, पीएक्स पीवाई के साथ मैच करेगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस बेस इज। लिविस बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। होता क्या है, लिविस बेस को पहले समझते हैं। लिविस बेस क्या होता है, जो आपका होता है, कुछ स्पीसीज के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देती हैं, तो लिविस बेस का फॉर्मेशन होता है। और जो स्पीसीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, वो आपका लिविस एसिड हो जाती हैं, लिविस एसिड की तरह बिहेव करती हैं। तो यहां पर होगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो सब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबके पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो डोनेट करना चाहता है। लेकिन होगा क्या कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट आपका NH3 का ज्यादा होता है। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से वो एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस बेस बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रोप्स। किन स्पीसीज के पास एलोट्रोप्स नहीं है, यहां पर आपको बताना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कार्बन के पास एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, फास्फोरस भी आपका एलोट्रोपिक फॉर्म जो शो करता है, सल्फर भी आपका एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। केवल आयोडीन ही यहां पर ऐसा है जो कि एलोट्रोप्स फॉर्म नहीं करता, एलोट्रोपिक फॉर्म शो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो ऑप्शन आप देख लेते, बेंजल अमाइड, ब्यूटाइल अमीन, नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजीन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 को देखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन है मतलब क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बन रहे हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो वो कॉन्जुगेशन में कर रहे हैं। इस वजह से वो बेसिक प्रॉपर्टी उतना नहीं शो कर पाएंगे। ब्यूटाइल अमीन में होगा क्या कि आपका जो नाइट्रोजन एटम रहेगा वो फ्री रहेगा, वो इजिली डोनेट कर देगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को और एज अ लिविस बेस बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है, तो यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों होता है एस्कॉर्बिक एसिड ऐसा विटामिन बिहेव करेगा, विटामिन सी होता है, विटामिन सी का ही दूसरा नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए मिक्सचर ऑफ अल्फा अमाइलोज एंड अमाइलोपेप्टिन इज कॉल्ड। अल्फा अमाइलोज और अमाइलोपेप्टिन के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, तो उसके मिक्सचर को कहा जाता है स्टार्च। स्टार्च होता है आपका अल्फा अमाइलोज और अमाइलोपेप्टिन का मिक्सचर। होता क्या है, जब स्टार्च को आप वाटर में डालते हो तो वो डिसोसिएट कर जाता है अल्फा अमाइलोज में और अमाइलोज पेप्टिन में, अमाइलोपेप्टिन में। यहां पर हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है, डी फॉर्म कन्वर्ट टू एल फॉर्म। इसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा होगी जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इन दोनों को कंप्राइज करेंगे तो आपका स्टार्च का फॉर्मेशन होगा और स्टार्च को वाटर में डालेंगे तो इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एनालीन इज। एनालीन क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं, एनालीन जो है बेस होता है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। एनालीन जो एक्चुअल में होता है, एनालीन जो होता है एक्चुअल में एक वीक बेस होता है। एज अ वीक बेस बिहेव करेगा तो बेसिक टेंडेंसी को शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच काइंड ऑफ फिजन इज फेवर्ड बाय सनलाइट। सनलाइट किस टाइप के फिजन को सपोर्ट करती है, तो पहला ऑप्शन है हेटेरोलिटिक फिजन और दूसरा है होमोलिटिक फिजन, तीसरा बोथ 1 and 2 एंड डी इज नो फिजन।
दोस्तों होता क्या है, सनलाइट जो होता है आपका होमोलिटिक फिजन को प्रमोट करता है, फेवर करता है। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका होमोलिटिक फिजन में आपका रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पर आपका रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल है, यहां पर आप जब ये टूटेगा, इसको सनलाइट देंगे आप, तो ये 2 फ्री रेडिकल्स में क्लोरीन के कन्वर्ट हो जाएगा। हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिजन जैसे कि HCl आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वो ये टूटेगा तो एक पे प्लस चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी को कहते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में इक्वल बॉन्ड टूटते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके दोनों अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर ऐसा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सनलाइट जो होगा वो होमोलिटिक फिजन को प्रमोट करेगा, फेवर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज डिस्टिल्ड इट फॉर्म्स, कैल्शियम एसीटेट को डिस्टिल किया जाएगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैल्शियम एसीटेट को जब आप डिस्टिल करेंगे तो आपका एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। एसीटोन का फॉर्मेशन होता है जब कैल्शियम एसीटेट को डिस्टिल किया जाता है दोस्तों। लेकिन कैल्शियम एसीटेट को जब अलोन जो है आप डिस्टिल करेंगे तब एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि ड्राई कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन किया गया है तब क्या फॉर्म होगा। जब आप ड्राई कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन करेंगे तब आपका मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ड्राई कंडीशन रहेगा ड्राई कैल्शियम एसीटेट तो आपका मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, और खाली कैल्शियम एसीटेट अलोन रहेगा तो आपका फॉर्मेशन होगा एसीटोन का। क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 49 है फॉर्मेलिन इज, फॉर्मेलिन क्या है, इनमें से ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। फॉर्मेलिन जो होता है, फॉर्मेलिन का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O। CH2O जो होता है इसी को हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं। अब ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, CH2O किस में फॉर्म कर रहा है। तो पहले वाले में आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर आपका CH2O का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे वाले में ये C2H4O है, तीसरे वाले में ये आपका H2O2C यानी कि CH2O2 है, चौथे वाले में आपका C2H4O2 है। तो CH2O जो है वो फॉर्मुलेन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 50 है विच गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोस्ट इजली। ऑप्शन आपको दिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन आसानी से देगा। दोस्तों होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या हुआ। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज हैं। पॉजिटिव चार्ज लिविंग स्पीसीज, इसका मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर अगर वो लोन है तो उनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एडिशन किसमें होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, चारों ही केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो एडजेसेंट कार्बन होगा उस पर डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस केस में उस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जो डेवलप करेगा, यहाँ इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, और यहाँ पर इस कार्बन पे, तो यहाँ पर CH3 एक इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप मौजूद है, वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इस केस में क्या होगा कि दो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, दोनों न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी C2H5 है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप भी नहीं है, तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, और न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है तो ये मोस्ट इजिली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा।